अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल रैंकाइन साइकिल के बारे में। आइडियल रैंकाइन साइकिल बेसिकली वो साइकिल है जो पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। पावर प्लांट्स वगैरह में, पावर जनरेशन में जो यूज़ होता है, जहाँ पर बिजली बनती है वगैरह, वहाँ पर ये साइकिल यूज़ होता है। और ये बेसिकली कार्नाट साइकिल से ही निकला हुआ है। और इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो वाटर होता है। वाटर को एज एन वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, यानी वही सर्कुलेट करता है। वाटर ही जो है वो उसमें सर्कुलेट करता रहता है पूरे साइकिल में। साइकिल का मतलब समझते हैं क्या? साइकिल का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ ऐसे आई तो फिर दोबारा ऐसे गई, यानी जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ही वो चली गई, तो वो क्लोज लूप में से घूमती रहेगी। तो वो बेसिकली साइकिल है। आइडियल रैंकाइन साइकिल का जो है वो TS डायग्राम इस तरीके से बनता है कुछ, जिसमें पहला प्रोसेस 1 to 2 होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बेसिकली कहाँ पे होता है? इससे पहले हम अगर इसको एनालाइज करें स्कीमेटिक चार्ट को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 to 2 क्या हो रहा है। 1 to 2 लगा हुआ है पंप। तो 1 to 2 पंप क्या करेगा? उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। अब पंप ऐसे तो नहीं करेगा, तो उसको हम कुछ सर्टेन वर्क देना पड़ेगा, WN देना पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ। उसके बाद 2 to 3 क्या लगा हुआ है? बॉयलर लगा हुआ है। अब 2 to 3 क्या लगा हुआ है? बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होगा? बॉयलर को हम करेंगे हीट, तो QN देंगे, उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगा? ये जो लिक्विड वाटर था उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्टीम जाएगी टरबाइन में। टरबाइन में क्या होगा कि जो स्टीम है वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के ऊपर होगी, वो करेगी टरबाइन ब्लेड को हिट, तो वो टरबाइन मूव करेगा। उससे क्या मिलेगा? हमें W आउट मिलेगा, यानी वर्क आउटपुट मिलेगा हमें, जिससे हम अपना जो मशीनें वगैरह, डायनामो वगैरह चला सकते हैं। अब टरबाइन से स्टीम आई वापस। जब टरबाइन से स्टीम निकली ना, तो जिस कुछ स्टीम ने जब हिट किया तो वो उसने अपनी एनर्जी लॉस करके कहाँ पे चली गई? वो चली गई लिक्विड में, क्योंकि स्टीम जब एनर्जी लॉस करेगी तो क्या हो जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। और जब लिक्विड अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ से स्टीम जो आई उसने एनर्जी लॉस करी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब सारी स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि सारी स्टीम हिट नहीं करती उसके साथ। तो क्या होता है? कुछ स्टीम बच जाती है। तो वो जो स्टीम बच जाती है ना, अब यहाँ पर इस जगह पे जो आता है हमें मिलता है वो स्टीम और वाटर का मिक्सचर मिलता है। तो अब तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि इसको हमें भेजना है पंप में। तो अगर हम कंडेंसर को रिमूव कर दें, कंडेंसर ना लगाएं, हम चाहते हैं कि कंडेंसर में हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि ये Q आउट हो रहा है, हीट लॉस हो रही है। तो हम चाहते हैं कि टरबाइन से डायरेक्टली पंप में लेकर आएँ, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? जबकि हमें इसके पे कंप्रोमाइज़ क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि जब टरबाइन से आएगी स्टीम और लिक्विड का मिक्सचर आएगा, तो वो मिक्सचर आएगा। लेकिन पंप जो है वो कोई सा भी पंप हो, वो मिक्सचर्स को हैंडल नहीं कर सकता। या तो वो गैस को हैंडल करेगा, या तो वो लिक्विड को हैंडल करेगा। दो मिक्सचर को हैंडल नहीं करता। आपने अमूमन देखा होगा कि पंप में गैस आ जाती है, मतलब गैस भर जाती है घर में, तो क्या होता है? वो पानी देना छोड़ देता है। तो बेसिकली वही होता है। तो उसमें हम पानी डालते हैं ताकि वो जो वेपर्स हैं उसके बाहर निकल जाएँ और पानी आ जाए, जहाँ पर वो उसकी जो उसकी वैक्यूम बन गया है वहाँ पर पानी आ जाए, तो वो पानी को सक कर सके। तो यही सीन बेसिकली यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसको हम 2 फेज़ को 1 फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 1 फेज़ में कन्वर्ट के लिए, 1 फेज़ कौन सा? 1 फेज़ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं? 2 फेज़ को क्या करते हैं? कंडेंसर लगाते हैं। तो कंडेंसर लगाए, फिर पंप में इस तरीके से ये जो साइकिल इस तरीके से रिवॉल्व करता रहता है। अब हम आते हैं अपने TS डायग्राम के ऊपर। 1 to 2 क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये है कि कांस्टेंट एंट्रोपी है। अब अगर देखें 1 to 2 तो क्या हो रहा है? 1 to 2 ये वर्टिकल लाइन है, तो क्या हो रहा है कि एंट्रोपी इसमें क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एंट्रोपी का ये जो S है वो 1 to 2 चेंज नहीं हो रही। तो 1 to 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है। 2 to 3 क्या हो रहा है? 2 to 3 हम उसको हीट दे रहे हैं। किस में? बॉयलर में। जब 2 to 3 हम हीट दे रहे हैं तो उसमें हम QN कर रहे हैं ना। तो QN जो कर रहे हैं उसमें, तो उसको हमने हीट दिया ताकि स्टीम बन जाए। तो 2 to 3 ये वाला क्या है? लिक्विड रीजन है। ये क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड रीजन है। और ये वाला सुपर स्टीम रीजन है। क्या हुआ कि लिक्विड रीजन में जब उसको हमने हीट किया तो क्या हुआ? वो सुपर स्टेट स्टीम में चला गया। उससे फिर क्या हुआ कि उससे हम वर्क निकाल दिया। जब उसमें से हम अपना वर्क निकाला टरबाइन में, यानी 3 to 4 क्या हुआ? 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों है? क्योंकि 3 to 4 आप देखें तो लाइन क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन से मुराद ये है कि इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही 3 to 4, यानी 1 to 2 में एंट्रोपी चेंज नहीं होती और 3 to 4 में एंट्रोपी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं हम ये अगर पीरियड्स देखें 2 to 3, तो वो कांस्टेंट प्रेशर क्यों है? क्योंकि आप देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है।
अच्छा, ये 5 कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ठीक है। यहाँ 1 to 2, 1 to 4 और 2 to 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। एक प्रेशर है जिस पे जो है बॉयलर वर्क करता है, ये बॉयलर वाला प्रेशर है, और दूसरा प्रेशर है कंडेंसर का प्रेशर, ठीक है, जिस पे कंडेंसर वर्क कर रहा है। यहाँ पर पंप लगा हुआ है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है। तो 4 to 1 क्या है? 4 to 1 बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। यहाँ से क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर है और हीट रिजेक्ट हो रही है, क्यू आउट हो रही है। ये कहाँ पर हो रही है? कंडेंसर में हो रही है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि आपको भी ये यकीनन बताना है कि 2 to 3 क्या है। ये मोस्ट बच्चों को जहन में आएगा कि 2 to 3 क्या हो रहा है। ये हो रहा है बेसिकली बॉयलर का ऑपरेशन हो रहा है कि बॉयलर में जो है वो हम क्यू इन करवा रहे हैं तो स्टीम बन रही है, यानी 3 पे स्टीम बन रही है, सुपर हीटेड रीजन में आ रही है, लिक्विड से सुपर हीटेड रीजन में आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? बेसिकली ये इसलिए आ रही है कि लिक्विड रीजन है, जब उसमें हमने ना क्या किया, लिक्विड को हीट अप किया। तो हीट अप क्या हुआ कि यहाँ तक तो उसका क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, यानी 1 से तो उसका प्रेशर बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो उसका जैसे ही फेज चेंज हुआ ना, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। क्योंकि जब फेज चेंज होता है ना, यानी लिक्विड से गैस में जाएगा, गैस से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी फेज चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, तो लिक्विड जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये हो रहा है। 2 to 3 का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से इस तरफ सारा लिक्विड है, इस पॉइंट से इस तरफ सारा वेपर है, इसके दरमियान मिक्सचर है इन दोनों का। तो क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड था उसको जब हीट मिली तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर में कन्वर्ट होता गया और पूरा वेपर बन गया। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वाली लाइन है वो कांस्टेंट है। एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 to 1 में देखें, 4 to 1 में क्या हो रहा है कि जो कंडेंसर था यानी टरबाइन से जो आया वो सारा लिक्विड नहीं था और सारा वेपर भी नहीं था। तो वेपर और सारा किसका था? मिक्सचर था। तो हमने क्या किया कि जो हमें यहाँ से जो वेपर आ रहा था उसको हमने कन्वर्ट करना था लिक्विड में, ताकि पंप हैंडल कर सके एक ही फेज़ को। पंप 2 फेज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया कि उसको कंडेंस किया। जब उसको कंडेंस किया हमने, तो बेसिकली क्या किया, वेपर जो वेपर स्टेट थी उसको हमने लिक्विड स्टेट में चेंज किया। तो क्या हुआ? फेज़ चेंज हुआ। फेज़ चेंज में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिंपल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर फेज़ चेंज हो रहा है। अब देखें, अब जो 1 और 2 है उसकी एंट्रोपी सेम है, एस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वो वर्टिकल लाइन है और एस यहाँ पर कांस्टेंट हो रही है। 3 to 4 देखें, उसमें भी एस सेम है क्योंकि एंट्रोपी सेम है, क्योंकि 3 to 4 कांस्टेंट एंट्रोपी का प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, P2 और 3 में क्या हो रहा है? 2 और 3 कौन सा प्रोसेस है? 2 और 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। तो जितना प्रेशर 2 का होगा उतना ही 3 का होगा। सेम 4 और 1 में भी हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। तो जितना 4 का प्रेशर होगा उतना ही जो है वो 1 का प्रेशर होगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि हम एक्चुअली इसमें वर्क किस तरीके से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइसेस हैं जो पावर कंज्यूमिंग है? पावर कंज्यूम कौन सी कर रही है? पंप कर रही है पावर कंज्यूम, क्योंकि पंप को हम पावर देना है। और दूसरी पावर जो जहाँ पे पावर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो बॉयलर है। जब बॉयलर एनर्जी को ले रहा है, सही है, और जो टरबाइन है वो वर्क आउट कर रहा है, और जो कंडेंसर है वो क्यू आउट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर आप गौर करना, पंप वर्क इन करता है, पंप वर्क लेता है, टरबाइन वर्क आउट करता है। बॉयलर एनर्जी लेता है, कंडेंसर एनर्जी एमिट करता है, आउट करता है। तो यहाँ पर एनर्जी हमने कौन सी दी? हमने दी क्यू। हमने बॉयलर को एनर्जी दी, क्यू दी। उसमें से हमारी कितनी ज़ाया हो गई? एक तो हमने पंप को वर्क करवाए, जो हमारी मजबूरी है, पंप को वर्क करवाए। दूसरा हमने क्या किया, दूसरी एनर्जी बाहर चली गई, क्यू आउट। तो डब्ल्यू नेट क्या हुआ? बेसिकली नेट जो पावर हमें मिला, जो नेट पावर हमें बेसिकली कहाँ से मिला? जो डब्ल्यू आउट मिला। बेसिकली डब्ल्यू आउट ही डब्ल्यू नेट पावर है, ठीक है, जो कि हमें टरबाइन से मिला। टरबाइन से जो हमें पावर मिला वो किसके बराबर है कि बॉयलर को जितनी एनर्जी दी हमने, उसमें से कुछ कंडेंसर में हीट हम लॉस हो गई, कुछ पंप में लॉस हो गई। तो ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू नेट, जो हमारा यूज़फुल पावर है, जिससे हम प्लांट को चलाएंगे, ठीक है। अब क्यू आउट तो हम मालूम कर, वो हमें डायरेक्टली गिवन होगी क्वेश्चन में, या क्यू आउट वैसे भी हम मालूम कर सकते हैं कि वाटर की लॉस एनर्जी कितनी हुई। अब यहाँ पर आती है बात पंप वर्क की। पंप वर्क किस तरीके से मालूम करते हैं? तो आप जो पंप का प्रेशर है ना, जो P1 है, P1,
वहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम चेक करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है और जो डेल्टा पी है वो कितना आ रहा है, चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम P1 पे और डेल्टा P कितना है, उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो W पंप आ जाएगा। तो ये पंप का वर्क है, यानी Q इन में से Q आउट मालूम माइनस करेंगे और पंप का वर्क माइनस करेंगे तो ये W नेट आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इफ़िशिएंसी अगर हमसे पूछी जाए तो कैसे मालूम करेंगे। तो इफ़िशिएंसी बेसिकली क्या है कि हमने कितनी एनर्जी दी, उसका कितना हमें आउटपुट मिला, यूज़फुल आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब ये होता है कि क्या हम करवाना चाहते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं वो कितना वर्क मिला, उस हिसाब से हम इफ़िशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। अब मेरा काम है साइकिल दौड़ाना, ठीक है, मैंने एनर्जी दी तो मेरा काम है सफ़र करना, आगे जितना आगे साइकिल जा सकती है उतना मेरे लिए बेहतर है। तो मेरा मकसद क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है ना। अब साइकिल में कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन में हीट चली जाएगी तो क्या होगा, वो हीट तो चली गई लेकिन मेरा वो यूज़फुल पावर नहीं है। तो यहाँ पर यूज़फुल पावर क्या है, टरबाइन वाला है, जो इससे हम बिजली बनाते हैं, तो वो हमारा आउटपुट है। और इनपुट हम कितनी दे रहे हैं, Q इन दे रहे हैं, यानी जो हम बॉयलर में दे रहे हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज़ एफिशिएंसी, कि कितनी हमने एनर्जी दी उसमें से कितनी एनर्जी हमें यूज़फुल मिली जो हम चाहते हैं। तो यानी W नेट अपॉन Q इन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एफिशिएंसी आएगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। थैंक यू सो मच।